सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित तावान कहानी का भाग 2 लेकर के आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत हूँ। भाग 1 में अब तक ये घटना घट चुकी है कि छकोड़ी लाल अपनी दुकान को खोल करके कुछ सामान अपने कपड़े बेचने लग जाता है, जबकि कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि हम अंग्रेज़ों को भगाने के लिए और यहाँ के लघु उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के जो विदेशी कपड़े हैं उनकी हम होली जलाएंगे। तो जिन जिन दुकानों में विदेशी कपड़ा था उन सब ने स्वप्रेरणा से आकर के आप कांग्रेस कमेटी को कह करके अपनी दुकान को बंद करवा दिया और सील लगवा दी थी, ताकि कोई दुकान न खोले और विदेशी कपड़ा न बेचे। विदेशी कपड़ा न बेचने की सब ने शपथ खाई थी। ये एक देश प्रेम की लहर उस समय हर इंसान के रग रग में दौड़ रही थी और उसी प्रेरणा से छकोड़ी लाल ने भी अपनी दुकान सील करवा ली थी। परंतु छकोड़ी लाल के घर की परिस्थितियाँ कुछ भिन्न थी। वह बहुत बड़ा पैसे वाला दुकानदार नहीं था। वह इधर उधर से कुछ सामान ला कर के दुकान पर बेचा करता था और अब दुकान सील करवा लेने से घर में धीरे धीरे परिस्थितियाँ बिगड़ने लग गई। उसकी पत्नी जो दवाई लेती थी अक्सर बीमार रहती थी, दवा के भी पैसे न रहे, बच्चों को खाने के लिए अनाज लाने की ज़रूरत महसूस हुई, अनाज घर में था नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करे? जब आदमी सब तरह से परेशान होता है, हाथ थक करके फिर और इस तरह के तरीके निकाल लेता है जो भले ही चाहे गलत हो, पर मजबूरी में आदमी गलत रास्ता भी अख्तियार करता है। छकोड़ी लाल ने मन मार करके वो जो सील कांग्रेस कमेटी ने उसकी दुकान पर लगाई थी उसको तोड़ देता है और दुकान खोल करके कुछ सामान बेचने लग जाता है। और जब क्योंकि उसको अचानक कहीं से पता चला था कि उसके कोई ऐसा ग्राहक है जो एक साथ 10 रुपये का विदेशी कपड़ा खरीदना चाहता है, तो उसका ये लालच उससे रुका नहीं गया। सोचा कि चलो 10 रुपये आएंगे, लागत निकल जाएगी तो भी ठीक है, कम से कम 10 रुपये में कुछ घर के काम काज कर सकेगा, अपनी पत्नी को दवा दारू दिला सकेगा। इस लालच में आकर उसने दुकान की सील तोड़ ली। परंतु जब वो कपड़ा देने लग गया तो अड़ोसी पड़ोसी की दुकान वालों ने चुगली खाई और कांग्रेस कमेटी में जाकर उसकी शिकायत कर दी कि छकोड़ी लाल ने तो दुकान खोली है और सील तोड़ डाली है। जैसे ही कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को पता चला, वे सब चले आए और आकर के उसको फटकारने लगे, उसको लज्जित करने लगे और कहने लगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सारा देश एक होकर के इस आंदोलन में एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में तुम विरोध कर रहे हो, जबकि तुमने हमारा साथ देने की हामी भरी है। क्या तुम अंग्रेज़ों के आदमी हो? तुम जैसे लोगों के कारण ही अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। ये तुम्हारा व्यवहार अशोभनीय है, ठीक नहीं है। परंतु छकोड़ी लाल की जो घर की स्थिति थी वो कोई नहीं जानता था। छकोड़ी लाल अंदर से टूटा हुआ था। उसे पता था कि मेरे घर की स्थिति बड़ी दयनीय है, बच्चों 3 4 5 बच्चों के लिए खाने तक को दाना नहीं है। इसलिए बेचारा परेशान होकर तुनक जाता है कि मैं मजबूरी में मैंने दुकान खोली है और आप लोग मेरी दुकान ज़बरदस्ती बंद नहीं करा सकते। मैं अगर तुम्हारी रपट करा दूंगा पुलिस में तो तुम सब भागते फिरोगे। और उसका ऐसा कहना था। सब के सब कांग्रेसी आ धमके और वहाँ उसको फटकारने लगे, उसको लज्जित करने लगे और उसका कोई भी साथ देने वाला वहाँ नहीं था। फलतः उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे पुलिस जाने की धमकी नहीं देनी चाहिए थे। उसे अपनी बात पर पछतावा होता है। फलतः वो अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि ठीक है, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं फिर से दुकान नहीं खोलूँगा। परंतु कांग्रेस कमेटी वालों ने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर तावान लगेगा, यानी जुर्माना होगा, तुम्हें पनिश किया जाएगा। और दूसरे दिन कांग्रेस कमेटी का सदस्य आकर के उसे बताता है कि उस पर 101 रुपये जुर्माना लगाया है। जिस इंसान के घर में 2 रुपये तक नहीं है, दवा के बिना उसकी पत्नी बेहाल है, 5 बच्चे
बिना अनाज के भूखे बैठे हैं, वो भला 101 रुपया कहाँ से दे? क्योंकि वो तो ये मानते थे कि छकोड़ी लाल बहुत पैसे वाला आदमी है, पर अपने घर की दशा छकोड़ी लाल ठीक से जानता है, बाकी लोग नहीं जानते थे। इसलिए उसके और भी दुख होता है कि वो 101 रुपये कहाँ से जुर्माना भरेगा, और बहुत अधिक परेशान हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम क्यों नहीं कांग्रेस कमेटी को जाकर बता दो कि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी हालत ख़राब नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि तुम वहीं उनके दफ्तर में नौकरी कर लो और 20-25 रुपये तुम्हें दे दें, तो अपने घर का खर्चा भी चल जाए और हमें दुकान भी नहीं खोलनी पड़े। परंतु छकोड़ी लाल कहता है कि वो अपनी बात क्यों सुनेंगे, वो क्यों मेरी बात पर गौर करेंगे। वो कहती तुम यही कानून बघाड़ते रहोगे या जाओगे भी। तो बेचारा थक हार करके वो कांग्रेस कमेटी की तरफ, उसके कार्यालय की तरफ जाता है। और देखिए उससे आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, गौर से समझिए। कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने परिचय के बाद पूछा, तुम्हारे ही ऊपर तो बायकाट कमेटी ने 101 का तावान लगाया है? जी हाँ। तो रुपया कब दोगे? मुझ में तावान देने की सामर्थ्य नहीं। आपसे मैं सत्य कहता हूँ, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। घर की जो जमा जत्था थी वह सब बेचकर खा गया। अब आपने तावान लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ी। घर पर कुछ माल बेचने लगा, वहाँ स्यापा बैठ गया। अगर आपकी यही इच्छा हो कि हम सब दाने बगैर मर जाएं, तो मार डालिए और मुझे कुछ नहीं कहना। छकोड़ी जो बात कहने चला था वह उसके मुंह से न निकली। यानी वो ये कहना चला था कि हमें 25 रुपये महीने का दे दीजिए तो हमारा काम चल जाएगा और हम दुकान बंद रखेंगे और आपका पूरा सहयोग करेंगे। पर उसके मुंह से ये बात नहीं निकली, क्योंकि उन लोगों के हाव भाव देखकर उसे समझ में आ गया था ये कुछ करने वाले नहीं हैं। उसने देख लिया कि यहाँ कोई उस पर विचार करने वाला नहीं। प्रधान जी ने गंभीर भाव से कहा, तावान तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें छोड़ दूं तो इस तरह और लोग भी करेंगे, फिर विलायती कपड़े की रोकथाम कैसे होगी? मैं आपसे जो कह रहा हूं उस पर आपको विश्वास नहीं आता? मैं जानता हूं तुम मालदार आदमी हो, मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं इन चकमों में नहीं आता। छकोड़ी ने उद्दंड होकर कहा, तो यह कहिए कि आप देश सेवा नहीं कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं, आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं। नतीजा एक ही है, आप भी अपमान करते हैं, वह भी अपमान करते हैं। मैं कसम खा रहा हूँ कि मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है, मेरी स्त्री खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है, फिर भी आपको विश्वास नहीं आता। आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए नौकर रख लीजिए, 25 रुपये महीने दीजिएगा। इससे ज़्यादा अपनी गरीबी का और क्या प्रमाण दूं? अगर मेरा काम संतोष के लायक न हो तो 1 महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा। ये समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ तो इसलिए कि मुझे कोई दूसरा आधार नहीं है। हम व्यापारी लोग अपना बस चलते किसी की चाक नहीं करते। जमाना बिगड़ा हुआ नहीं, 101 के लिए इतना हाथ पांव न जोड़ता। प्रधान जी हंसकर बोले, यह तो तुमने नई चाल चली। चाल नहीं चल रहा हूँ, अपनी विपत्ति कथा कह रहा हूँ। कांग्रेस के पास इतने रुपए नहीं हैं कि वह मोटों को खिलाती फिरे। अब भी आप मुझे मोटा ही कहे जाएंगे? तुम मोटे ही हो, मुझ पर जरा भी दया नहीं कीजिएगा। प्रधान ज़्यादा गहराई से बोले, छकोड़ी लाल जी, मुझे पहले तो इसका विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी ख़राब है, और अगर विश्वास आ भी जाए तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने महान आंदोलन में कितने घर तबाह हुए होंगे, हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं। आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपका तावान मुआफ़ कर दिया जाए तो कल ही आपके बीसी भाई अपनी मोहरें तोड़ डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल न कर सकेंगे। आप गरीब हैं, लेकिन आपके सभी भाई तो गरीब नहीं हैं, तब तो सभी अपनी गरीबी के प्रमाण देने लगेंगे। मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा। इसलिए जाइए, किसी तरह रुपये का प्रबंध कीजिए और दुकान खोलकर कारोबार कीजिए। ईश्वर चाहेगा तो वह दिन भी आएगा जब आपका नुकसान पूरा होगा।
छकोड़ी घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। अभी उसके द्वार पर स्यापा हो रहा था। घर में जाकर स्त्री से बोला, आखिर वही हुआ जो मैं कहता था। प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं आया। स्त्री का मुरझाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा। उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है, हम उन्हें विश्वास दिला देंगे। मैं अब कांग्रेस दफ्तर के सामने ही मरूंगी। मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने विकल हो होकर तड़पेंगे। प्रधान हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उनके साथ सत्याग्रह करके दिखा दें कि मैं इसी मरी हुई दशा में भी कांग्रेस को तोड़ डालूंगी। मैं जो अभी इतने निर्दयी हैं वह कुछ अधिकार हो जाने पर न्याय करेंगे। एक इक्का बुला लो, खाट की जरूरत नहीं। वही सड़क किनारे मेरी जान निकलेगी। जनता ही के बल पर तो वह कूद रहे हैं। मैं दिखा दूंगी जनता तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ है। इस अग्निकुंड के सामने छकोड़ की गर्मी शांत हो गई। कांग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह करने की कल्पना ही से वह कांप उठा। सारे शहर में हलचल पड़ जाएगी। हजारों आदमी आकर ये दशा देखेंगे। संभव है कोई हंगामा ही हो जाए। ये सभी बातें इतनी भयंकर थी कि छकोड़ी का मन कातर हो गया। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, इस तरह चलना उचित नहीं है अम्बे। मैं एक बार प्रधान जी से फिर मिलूँगा। अब रात हुई है, छापा भी बंद हो जाएगा। कल देखी जाएगी। अभी तो तुमने पथ्य भी नहीं लिया। प्रधान जी बेचारे असमंजस में पड़े हुए हैं। कहते हैं अगर आपके साथ रियायत करूं तो फिर कोई शासन ही न रह जाएगा। मोटे मोटे आदमी भी मुहरे तोड़ डालेंगे और जब कुछ कहा जाएगा तो आपकी नज़ीर पेश कर देंगे। अम्बा एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ी छकोड़ी का मुंह देखती रही, फिर धीरे से खाट पर उठ बैठ गई। उसकी उत्तेजना गहरे विचार में लीन हो गई। कांग्रेस की ओर अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। प्रधान जी के कथन में कितना सत्य था, यह उसे छिपा न रहा। उसने छकोड़ी से कहा, तुमने आकर यह बात न कही थी। छकोड़ी बोला, उस वक्त मुझे इसकी याद न थी। यह प्रधान जी ने कहा था या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो? नहीं, उन्होंने खुद कहा। मैं अपनी तरफ से क्यों मिलाता? बात तो उन्होंने ठीक ही कही है। हम तो मिट जाएंगे। हम तो यूं ही मिटे हुए हैं। रुपये कहाँ से आवेंगे? भोजन के लिए तो ठिकाना नहीं। दंड कहाँ से दें? और कुछ नहीं। घर तो है, इसे रहने दो, यानी इसको गिरवी रख दो। यानी उसकी पत्नी ये कहना चाहती है कि हम प्रधान जी की बात को स्वीकार करेंगे और वो जुर्माना भी भरेंगे, और इसके लिए अब हमारे पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपना घर गिरवी रख देंगे, पर देश सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हम जैसे लोग अगर पीछे हटेंगे तो हमारी देखा देखी और लोग भी ऐसा ही करेंगे, जिससे कि ये जो आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और ये किसी भी हालत में ठीक नहीं होगा। इसलिए वो सोचती है, और अब विलायती कपड़े भूल कर भी न बेचना, सड़ जाए कोई परवाह नहीं। तुमने शील तोड़कर ये आफत सिर ली। मेरी दवा दारू की चिंता न करो, ईश्वर की जो इच्छा होगी वह होगा। बाल बच्चे भूखों मरते हैं, मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम न रहेंगे, देश तो सुखी होगा। छकोड़ी जानता था, अम्बा जो कहती है वह करके रहती है। कोई उज्र नहीं सुनती। वह सिर झुकाए अम्बा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की ओर चला। इस तरह से इसी के साथ ये कहानी बहुत कुछ कह कर के समाप्त होती है। इस कहानी के प्यारे बच्चों, अगर इस कहानी के शीर्षक की बात हम करें कि इस कहानी का शीर्षक जो है वो कितना उचित है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में कहानी के शीर्षक को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस कहानी की समीक्षा की अगर हम बात करें तो ये कहानी पूरी तरह उचित है, और इसकी हर एक कहानी के जो कहानी अपने तत्वों के आधार पर पूरी तरह ठीक बैठती है। कहानी का शीर्षक तावान, जिसका अर्थ है जुर्माना, और छकोड़ी लाल पर
जुर्माना लगाया है, क्योंकि उसने मजबूरी में ही सही पर उसने कांग्रेस कमेटी के नियम को तोड़ा। उसने दुकान की सील तोड़ी और जब उसको समझ में आया कि उसने ये गलत काम किया है तो उस जुर्माने को भरने के लिए वो अपना घर तक गिरवी रखने के लिए तैयार है, परंतु अपने देश प्रेम पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देना चाहता है। और वह चाहता है कि कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है उस पर अमल करे, बाकी लोग भी उस पर निर्णय करके आगे बढ़ें, ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें और जो अंग्रेज़ों को दिखा सकें कि हम सब भारतवासी एक हैं। इस तरह से ये राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देने वाली कहानी है और ये दिखाने वाली कहानी है कि किस तरह से आम जनता ने अनेक मुसीबतें और कष्ट सहन करके देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। ये कहानी की जो कथा वस्तु है और जो पात्रों का चरित्र चित्रण है और जो भाषा है और जो उद्देश्य है, उन सभी कहानी के तत्वों के आधार पर अगर इसकी समीक्षा की जाए तो ये कहानी बहुत ही श्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी के तत्वों के आधार पर यह कहानी खरी उतरती है। परीक्षा में अक्सर इस कहानी की समीक्षा को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कहानी के तत्वों के आधार पर आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। अगली कहानी लेकर के फिर बहुत ही जल्दी प्रस्तुत होऊंगा। और आप सब ने बड़े गौर से सुना और ये YouTube चैनल नया बनाया गया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।